प्रिय छात्रों, कक्षा 8 की गणित में इकाई 2 वर्गमूल में आज हम दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें आप लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना कि यदि आपको कोई संख्या दी हुई है तो उसका पूर्ण वर्ग निकलेगा या नहीं निकल के आएगा। दूसरा, सम संख्या के वर्ग क्या सम होते हैं या विषम होते हैं। तीसरा पॉइंट, विषम संख्या के वर्ग सम होंगे या विषम होंगे। ये तीन बातों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इन दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं, सम और विषम। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 20 तक के वर्ग लिखे थे, यहाँ पर कुछ वर्ग हम लिख लेते हैं। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 गुणा 1। ऐसे ही 3 का वर्ग 3 गुणा 3। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 यानी 25। 7 का वर्ग 7 गुणा 7 यानी कि 49। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये 1, 3, 5, 7 ये कैसी संख्याएं हैं? यहाँ पर ये आपकी विषम संख्याएं हैं। और सम संख्याओं को हम लें 2, 4, 6, 8। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 2 गुणा 2 यानी 4। 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16। 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36। 8 का वर्ग 8 गुणा 8 यानी कि 64। तो थोड़ा सा ध्यान दें यदि इन उदाहरणों पर, तो आपको पता चल जाएगा कि विषम संख्याओं का जो वर्ग है वो भी हमें एक विषम संख्या प्राप्त होता है। देखें 1 का वर्ग कितना निकल गया? 1। 3 का वर्ग, जब 3 का वर्ग किया तो 9। 9 जो है वो 2 से नहीं कटती है, यानी ये एक विषम संख्या है। 5 का वर्ग कितना आया? 25। ये भी 2 से नहीं कटती है, यानी विषम संख्या है। 7 का वर्ग कितना आया? 49। इसे आप 2 से काटेंगे, नहीं कटेगी पूरी, इसलिए 49 भी विषम संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में कि विषम का वर्ग जो होता है वो एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ ध्यान दें 2, 4, 6, 8 ये क्या हैं आपके लिए? सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनका वर्ग आप देखिए क्या आ रहा है? 2 का वर्ग आ रहा है 4, 2 से कट जाएगी 4। 4 का वर्ग 16, 2 अट्ठे 16, 16 कट जाएगा 4 से। 6 का वर्ग 36, ये भी 2 से कट जाएगी। 8 का वर्ग 64, ये भी 2 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? ये भी एक नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंत में कोई सम संख्या आ रही है 4, 6, 6, 4, तो वो एक सम संख्या ही होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी सम संख्या का वर्ग क्या होगा? एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, सम संख्या का वर्ग जो होता है वो एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी। आप कोई भी एक उदाहरण लेकर देख सकते हैं कि कोई भी सम संख्या छोटी या बड़ी लेके देख सकते हैं, उसका वर्ग देखेंगे तो वो एक सम संख्या ही आपको मिलेगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना, कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि दी गई संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें पूरा वर्गमूल मिल जाए, यानी कि प्राकृतिक संख्या के रूप में वर्गमूल प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर देखिए
49 है। 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 7, क्योंकि ये 7 का वर्ग है। तो ये 7 का वर्ग है तो 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। यानी कि 49 का जब हमने वर्गमूल प्राप्त किया वो एक 7 अंक प्राप्त हुआ, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, या हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या है। तो जब ये प्राप्त होती है तब हम 49 को कहेंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 25 हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 प्राप्त होता है। ठीक, तो यदि किसी संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं और वो पूरा पूरा नहीं मिलता है, यानी कि वो दशमलव में प्राप्त हो सकता है, तब वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पहचानने के तरीके देखते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं कुछ। 64 को देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। 144 को देख लेते हैं, 81 को देख लेते हैं और 810 को देख लेते हैं। ये 4 उदाहरण लिए हमने, इन्हें हम चेक करेंगे कि ये हमारे पूर्ण वर्ग संख्या हैं या नहीं है। तो इसे निकालने के लिए हम गुणनखंडों का सहारा लेते हैं। गुणनखंड करके देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हैं या नहीं। देखें तरीका क्या होता है। 64 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौक 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 मिले। अब इसके हम क्या मिला देते हैं? जोड़े बना देते हैं। यदि हमारे पास पूरे पूरे जोड़े प्राप्त हो जाते हैं और कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता, तब हम कहेंगे कि दिया गया अंक एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी 64 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जोड़े प्राप्त हो गए। अब इसी विधि से हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। यदि हमसे कहा जाए 64 का वर्गमूल प्राप्त कीजिए, तो जो हमने जोड़े बनाए हैं उसमें से हम एक एक अंक को लिख लेंगे। यानी यहाँ पर 2 लिख लेंगे, इस जोड़े से 2 लिख लेंगे, इस जोड़े से 2 लिख लेंगे। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि 64 का वर्गमूल कितना आ गया? 8। और यदि हमें 8 का वर्ग निकालना है तो 8 की घात 2 यानी 8 गुणा 8 हो जाएगा और वो 64 आ जाएगा। 8 8 64। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी यहाँ तक। वर्गमूल निकालने की भी विधि हो गई और यहाँ पर ये पहचान भी हो गई कि ये हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है या नहीं। इस विधि से केवल हम उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं जो एक पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं उनका हम वर्गमूल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखें, यदि यहाँ पर गुणनखंड 1 और होता, ठीक, तो हम इस जो 2 है इससे हम यहाँ पर अंक को नहीं लिख सकते थे। ठीक है, जब यहाँ पर अंक नहीं आता इसका मतलब जो भी संख्या आपको दी गई है उसका हमें सही से वर्गमूल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम उन्हीं अंकों के, उन्हीं संख्याओं के इस विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं जिसमें हमारे पूरे पूरे जोड़े बनते हैं और पूरे पूरे जोड़े उसी संख्या में बनेंगे जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, अगला उदाहरण ले लेते हैं 144। 144 के गुणनखंड करें। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 से काटते हैं, 2 नेम 18। अब 9 जो है विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो
144 के हमारे पास गुणनखंड प्राप्त कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बन गए, 3 का भी ये जोड़ा बन गया। अब यदि हमें वर्गमूल प्राप्त करना है तो जोड़े से एक एक अंक निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक, वर्गमूल प्राप्त हो गया। जोड़े पूरे पूरे बन गए, कोई भी अंक हमारा शेष नहीं है, इसलिए हम कहेंगे 144 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी टाइप से 81 के आप गुणनखंड कर लें। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नियम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। गुणनखंड करना बड़ा अच्छे से आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड, नियम अभाज्य गुणनखंड का यही होता है कि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्याओं से काटते हुए चलते हैं। तो यहाँ देखें 81 में क्या आपको मिला? यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 जोड़े बनाए आपने, कोई भी अंक शेष नहीं है। जब कोई भी अंक शेष नहीं है यानी कि 81 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, वर्गमूल यदि निकालना है 81 का तो एक एक अंक ले लेंगे। इस 3 गुणा 3 से 1 3 आएगा, 3 गुणा 3 से 1 3 आएगा, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पर 81 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला उदाहरण है हमारे पास 810 का चेक करते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अभी तक ये तीनों उदाहरणों में हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि गुणनखंड करने के बाद पूरे पूरे हमें जोड़े मिल गए। यदि हमें कोई भी जोड़ा पूरा नहीं मिलता तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। 810 के लिए चेक करते हैं। देखें 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 1 उतारेंगे बाहर नहीं जाएगा, 0, 2 पंजे 10। बड़ा ध्यान रखना है इस तरीके की संख्याओं में जहाँ बाहर नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे 2 चौक 8 2 पंजे 10 कर दें तो गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखने की चीज़ें। फिर 2 से काटते हैं, अंत में देखिए 5 आ गया। 5 आ गया, इसका मतलब ये 2 से नहीं कट पाएगा। 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे। फिर 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15। 5 से ही कटेगा, 5 एकम। देखें 810 के गुणनखंड आपको क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। आप जोड़े बनाएंगे, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये भी 3 का जोड़ा बन गया। अब ध्यान से देखिए, 2 का जोड़ा नहीं प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 5 का भी जोड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें ये पूरे जोड़े प्राप्त नहीं हुए, यानी कि 810 का हम आगे वर्गमूल प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि हम कह सकते हैं कि 810 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस विधि से वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी विधि है भाग विधि, उससे हम 810 का वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो हमें दशमलव में प्राप्त होगा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे पूरे जोड़े प्राप्त नहीं हुए। यानी हम लिखेंगे 810 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, अब यदि आपसे पूछा जाए कुछ, मैं इन्हीं 3 टॉपिक्स पर आपको प्रश्न बना के देता हूँ पूर्ण वर्ग संख्या पर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 110 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, जांच कीजिए।
ठीक। तब आप इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में यदि जोड़े बन गए तो पूर्ण वर्ग संख्या है और जोड़े नहीं बने तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 12 का पूर्ण वर्ग 144 होता है, 11 का पूर्ण वर्ग 121 होता है, 10 का पूर्ण वर्ग जो 10 का वर्ग होता है वो 100 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यदि चेक करें अपनी सारणी से तब हम बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पहले गुणनखंड कर लें और गुणनखंड करने के बाद बताएं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। यहाँ पर यदि आपको एक तो ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यदि आपसे दिया जाए, कोई बहुत बड़ी सी संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि इसका वर्ग क्या सम होगा या विषम होगा, का वर्ग सम होगा या विषम। ठीक, तो यहाँ पर आप इस अंक को देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या कैसी है। ये पूरी संख्या एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्ग होगा वो एक विषम संख्या होगा। इसी तरीके से यदि कोई बड़ी सी हमें सम संख्या दे दी जाए, ये का वर्ग सम होगा या विषम होगा, तो यहाँ पर हम 8 को देख रहे हैं। 8 एक सम है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या कैसी है? एक सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग क्या होगा? एक सम संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रश्न हैं आपके वो आप इन्हें हल कर सकते हैं। चूँकि ये प्रश्न जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो एक छोटा सा मैंने आपको एक सीन दिखाने की कोशिश की है। आज के लेक्चर में यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम अभ्यास को हल करेंगे और कुछ अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, कक्षा 8 की गणित में इकाई 2 वर्गमूल में आज हम दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें आप लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना, कि यदि आपको कोई संख्या दी हुई है तो उसका पूर्ण वर्ग निकलेगा या नहीं निकल के आएगा। दूसरा, सम संख्या के वर्ग क्या सम होते हैं या विषम होते हैं। तीसरा पॉइंट, विषम संख्या के वर्ग सम होंगे या विषम होंगे। ये 3 बातों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इन 2 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, सम और विषम। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 20 तक के वर्ग लिखे थे, यहाँ पर कुछ वर्ग हम लिख लेते हैं। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 गुणा 1। ऐसे ही 3 का वर्ग 3 गुणा 3। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 यानी 25। 7 का वर्ग 7 गुणा 7 यानी कि 49। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये 1, 3, 5, 7 ये कैसी संख्याएं हैं? यहाँ पर ये आपकी विषम संख्याएं हैं। और सम संख्याओं को हम लें 2, 4, 6, 8। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 2 गुणा 2 यानी 4। 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16। 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36। 8 का वर्ग 8 गुणा 8 यानी कि 64। तो थोड़ा सा ध्यान दें यदि इन उदाहरणों पर, तो आपको पता चल जाएगा कि विषम संख्याओं का जो वर्ग है वो भी हमें एक विषम संख्या प्राप्त होता है। देखें 1 का वर्ग कितना निकल गया? 1। 3 का वर्ग
जब 3 का वर्ग किया तो 9, 9 जो है वो 2 से नहीं कटती है, यानी ये एक विषम संख्या है। 5 का वर्ग कितना आया 25, ये भी 2 से नहीं कटती है, यानी विषम संख्या है। 7 का वर्ग कितना आया 49, इसे आप 2 से काटेंगे नहीं कटेगी पूरी, इसलिए 49 भी विषम संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में कि विषम का वर्ग जो होता है वो एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ ध्यान दें 2, 4, 6, 8 ये क्या हैं आपके लिए सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनका वर्ग आप देखिए क्या आ रहा है, 2 का वर्ग आ रहा है 4, 2 से कट जाएगी 4, 4 का वर्ग 16, 2 अट्ठे 16, 16 कट जाएगा 4 से। 6 का वर्ग 36, ये भी 2 से कट जाएगी। 8 का वर्ग 64, ये भी 2 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, ये भी एक नियम होता है। यदि किसी संख्या के अंत में कोई सम संख्या आ रही है 4, 6, 6, 4, तो वो एक सम संख्या ही होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी सम संख्या का वर्ग क्या होगा, एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं सम संख्या का वर्ग जो होता है वो एक सम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। बातें समझ में आई होंगी। आप कोई भी एक उदाहरण लेकर देख सकते हैं कि कोई भी सम संख्या छोटी या बड़ी लेके देख सकते हैं, उसका वर्ग देखेंगे तो वो एक सम संख्या ही आपको मिलेगी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना, कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि दी गई संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें पूरा वर्गमूल मिल जाए, यानी कि प्राकृतिक संख्या के रूप में वर्गमूल प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर देखिए 49 है, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 7, क्योंकि ये 7 का वर्ग है। तो ये 7 का वर्ग है तो 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 होगा। यानी कि 49 का जब हमने वर्गमूल प्राप्त किया वो एक 7 अंक प्राप्त हुआ, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, या हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या है। तो जब ये प्राप्त होती है तब हम 49 को कहेंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 25 हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 प्राप्त होता है, ठीक। तो यदि किसी संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं और वो पूरा नहीं मिलता है, यानी कि वो दशमलव में प्राप्त हो सकता है, तब वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पहचानने के तरीके देखते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं कुछ। 64 को देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। 144 को देख लेते हैं, 81 को देख लेते हैं और 810 को देख लेते हैं। ये 4 उदाहरण लिए हमने, इन्हें हम चेक करेंगे कि ये हमारे पूर्ण वर्ग संख्या हैं या नहीं है। तो इसे निकालने के लिए हम गुणनखंडों का सहारा लेते हैं, गुणनखंड करके देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हैं या नहीं। देखिए तरीका क्या होता है, 64 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2।
2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 मिले। अब इसके हम क्या मिला देते हैं, जोड़े बना देते हैं। यदि हमारे पास पूरे पूरे जोड़े प्राप्त हो जाते हैं और कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता, तब हम कहेंगे कि दिया गया अंक एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी 64 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जोड़े प्राप्त हो गए। अब इसी विधि से हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। यदि हमसे कहा जाए 64 का वर्गमूल प्राप्त कीजिए, तो जो हमने जोड़े बनाए हैं उसमें से हम एक एक अंक को लिख लेंगे। यानी यहाँ पर 2 लिख लेंगे, इस जोड़े से 2 लिख लेंगे, इस जोड़े से 2 लिख लेंगे। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि 64 का वर्गमूल कितना आ गया, 8। और यदि हमें 8 का वर्ग निकालना है तो 8 की घात 2 यानी 8 गुणा 8 हो जाएगा और वो 64 आ जाएगा। 8 8 64। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी यहाँ तक। वर्गमूल निकालने की भी विधि हो गई और यहाँ पर ये पहचान भी हो गई कि ये हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है या नहीं। इस विधि से केवल हम उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं जो एक पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं उनका हम वर्गमूल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखें, यदि यहाँ पर गुणनखंड एक और होता, ठीक, तो हम इस जो 2 है इससे हम यहाँ पर अंक को नहीं लिख सकते थे। ठीक है, जब यहाँ पर अंक नहीं आता इसका मतलब जो भी संख्या आपको दी गई है उसका हमें सही से वर्गमूल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम उन्हीं अंकों के, उन्हीं संख्याओं के इस विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं जिसमें हमारे पूरे पूरे जोड़े बनते हैं और पूरे पूरे जोड़े उसी संख्या में बनेंगे जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, अगला उदाहरण ले लेते हैं 144। 144 के गुणनखंड करें। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटते हैं, 2 नेम 18। अब 9 जो है विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 144 के हमारे पास गुणनखंड प्राप्त कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बन गए, 3 का भी ये जोड़ा बन गया। अब यदि हमें वर्गमूल प्राप्त करना है तो जोड़े से एक एक अंक निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक, वर्गमूल प्राप्त हो गया। जोड़े पूरे पूरे बन गए, कोई भी अंक हमारा शेष नहीं है। इसलिए हम कहेंगे 144 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी टाइप से 81 के आप गुणनखंड कर लें। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। गुणनखंड करना बड़ा अच्छे से आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड, नियम अभाज्य गुणनखंड का यही होता है कि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्याओं से काटते हुए चलते हैं। तो यहाँ देखें 81 में क्या आपको मिला, यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 जोड़े बनाए आपने, कोई भी अंक शेष नहीं है। जब कोई भी अंक शेष नहीं है यानी कि 81 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, वर्गमूल यदि निकालना है 81 का तो एक एक अंक ले लेंगे। इस 3 गुणा 3 से 1 3 आएगा, 3 गुणा 3 से 1 3 आएगा, 3 तिया 9। यानी कि यहाँ पर 81 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला उदाहरण है हमारे पास 810। 810 का चेक करते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अभी तक ये तीनों उदाहरणों में हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि गुणनखंड करने के बाद पूरे पूरे हमें जोड़े मिल गए। यदि हमें कोई भी जोड़ा पूरा नहीं मिलता तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती।
810 के लिए चेक करते हैं। देखें 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 1 उतारेंगे बाहर नहीं जाएगा, 0, 2 पंजे 10। बड़ा ध्यान रखना है इस तरीके की संख्याओं में जहाँ बाहर नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे 2 चौक 8, 2 पंजे 10 कर दें तो गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखने की चीज़ें। फिर 2 से काटते हैं, अंत में देखिए 5 आ गया, 5 आ गया, इसका मतलब ये 2 से नहीं कट पाएगा। 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे, फिर 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15। 5 से ही कटेगा, 5 एकम। देखें 810 के गुणनखंड आपको क्या प्राप्त हुए। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। आप जोड़े बनाएंगे, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये भी 3 का जोड़ा बन गया। अब ध्यान से देखिए, 2 का जोड़ा नहीं प्राप्त हुआ है यहाँ पर, 5 का भी जोड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें ये पूरे जोड़े प्राप्त नहीं हुए, यानी कि 810 का हम आगे वर्गमूल प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि हम कह सकते हैं कि 810 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस विधि से वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी विधि है भाग विधि, उससे हम 810 का वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो हमें दशमलव में प्राप्त होगा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे जोड़े प्राप्त नहीं हुए। यानी हम लिखेंगे 810 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक। अब यदि आपसे पूछा जाए कुछ, मैं इन्हीं 3 टॉपिक्स पर आपको प्रश्न बना के देता हूँ पूर्ण वर्ग संख्या पर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 110 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, जांच कीजिए। ठीक, तब आप इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में यदि जोड़े बन गए तो पूर्ण वर्ग संख्या है, और जोड़े नहीं बने तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 12 का पूर्ण वर्ग 144 होता है, 11 का पूर्ण वर्ग 121 होता है, 10 का पूर्ण वर्ग, जो 10 का वर्ग होता है वो 100 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यदि चेक करें अपनी सारणी से, तब हम बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पहले गुणनखंड कर लें और गुणनखंड करने के बाद बताएं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। यहाँ पर यदि आपको एक तो ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यदि आपसे दिया जाए, कोई बहुत बड़ी सी संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि इसका वर्ग क्या सम होगा या विषम होगा, का वर्ग सम होगा या विषम। ठीक, तो यहाँ पर आप इस अंक को देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या कैसी है। ये पूरी संख्या एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्ग होगा वो एक विषम संख्या होगा। इसी तरीके से यदि कोई बड़ी सी हमें सम संख्या दे दी जाए, ये का वर्ग सम होगा या विषम होगा, तो यहाँ पर हम 8 को देख रहे हैं। 8 एक सम है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या कैसी है? एक सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग क्या होगा? एक सम संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रश्न हैं आपके, वो आप इन्हें हल कर सकते हैं। चूँकि ये प्रश्न जो हैं
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा मैंने आपको एक सीन दिखाने की कोशिश की है। आज के लेक्चर में यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम अभ्यास को हल करेंगे और कुछ अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। धन्यवाद।